Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh, and in this video we will talk about a 99 percentiler, another 99 percentiler. कल मैंने एक वीडियो डाली थी. आज हमारे साथ है तुषार. तुषार, वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम एंड वेलकम टू माय होम और माय स्टूडियो और माय ऑफिस, क्योंकि स्टार्टअप है तो ऐसे ही चलता है. ओके, सो तुषार ने हमें लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, ठीक है, एंड 99.73 परसेंटाइल लेके आया है. उसको सारे एम से कॉल आ चुकी है, सारे टॉप 20 स्कूल से कॉल आ चुकी है, बट ही इज फाइनली ज्वाइनिंग एफएमएस. सो बहुत कुछ है जानने के लिए कि कैसे स्टार्ट करी अपनी जर्नी और कैसे 99 तक पहुंचा और क्या टिप्स रहेंगी आप सभी के लिए. बहुत ही मोटिवेशनल जर्नी रहने वाली है. सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और लाइक जरूर दबा देना अभी से. सो तुषार, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, कि ये 99.73 तो आ जाता है, बट इससे पहले माइंडसेट में कैसे आता है कि कैट देना है, या ये सारी चीज़ें कैसे मतलब माइंड में आई कि कैट देना है, और ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मोर ओवर. क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन बीबीए है तो इट्स अ नेचुरल चॉइस कि बीबीए के बाद आप एमबीए के लिए जाओगे. तो मेरे बैचमेट्स ने क्लासमेट्स ने कैट की प्रिपरेशन करना शुरू किया, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो प्रिपरेशन कर लेते हैं साथ में, क्योंकि सब दोस्त जा रहे हैं तो लगता है कि चलो हम भी जाते हैं. तो उस टाइम मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया दिल्ली में, और क्लासेस कभी ली कभी ज़्यादा नहीं ली, और मतलब उतना सीरियस प्रिपरेशन उस टाइम नहीं थी, पर ये था कि हाँ कैट करना है, कैट देना है, एक बार तो देना है, क्योंकि बीबीए कर लिया है तो इट वुड बी बेस्ट कि मैं एमबीए कर लूँ. जब पहली बारी कैट दिया, दैट इज 2020 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 2019 में दिया, कब 19. 19 में दिया था, तो तब क्या स्कोर आया था कैट में? उस टाइम मेरा स्कोर बस समवेयर अराउंड 87%. ओके, 87 परसेंटाइल आने के बाद दोबारा देने की हिम्मत हुई, वो तो कर लिया, बट उस समय कॉलेज क्यों नहीं ज्वाइन किया? उस समय क्या आया कि दोबारा क्यों देना चाहिए? ऐसा ऐसा क्या मोटिवेशन? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं इस समय, वो शायद दे चुके होंगे और मे बी उनका 85 होगा या 89 90 भी होगा, 93 भी होगा, तो वो माइंडसेट क्या आता है कि दोबारा दे देता हूँ, एक हिम्मत कैसे लाई? क्योंकि एमबीए, फर्स्ट थिंग तो ये, क्योंकि एमबीए बहुत ही मतलब इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सबको पता है कि एमबीए 15-20 लाख तो लगता ही है. तो अगर आप इतनी इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू शुड कंसिडर कि आप मतलब आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए कि मैं इतना पैसे लगा रहा हूँ, अगर तो will I be able to get a good job, and if not, and if you think that your caliber is more than that college, then I think you should go for a drop, because आपने एमबीए ज्वाइन कर लिया तो 2 साल के बाद आप फिर दोबारा कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं करोगे, फिर आपको पूरी लाइफ के लिए रिग्रेट रहेगा कि अगर मैंने उस टाइम 1 साल मेहनत कर ली होती तो क्या पता मैं टॉप 5 या टॉप 10 भी स्कूल से पास आउट होता. तो बस वो मोटिवेशन रखो कि अभी 1 साल दे देते हैं ताकि लाइफ का रिग्रेट ना हो. नेक्स्ट इज कि आपने कब एल्फोरी ज्वाइन किया, किस मंथ में किया, और कब से आपने जर्नी स्टार्ट कर दी और मॉक्स कब देने शुरू किए? क्या पूरी जर्नी रही है एल्फोरी के साथ? एल फोर ही मैंने जून जून में ज्वाइन किया था, जून मिडिल में. उसके बाद क्लासेस जुलाई से स्टार्ट हो गई. तो क्लासेस तो स्टार्ट तो बेसिक से ही होता है, तो बेसिक्स चल रहा था, बट मैंने जुलाई मिडल में ही मॉक्स देना शुरू कर दिया, क्योंकि कैट कैट बेसिकली नॉलेज का एग्जाम नहीं है. वो ये है कि आप उस 2-3 घंटे में कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हो, बस कैट सिर्फ इस चीज़ का एग्जाम है. तो बेसिक्स तो चल रहा था, जुलाई में मैंने मॉक्स देना शुरू किया, क्योंकि कुछ बच्चे मतलब मैं इतनों को जानता हूँ जो अक्टूबर एंड में, या मतलब जब एडमिट कार्ड आ जाता है 3 हफ्ते पहले, तब मॉक्स देना शुरू करते हैं कि हम उसी टाइम फ्रेम में देंगे. उनको वो आदत बनाते बनाते, उस मॉक्स की आदत बनाते बनाते इतना टाइम नहीं हो पाता, तो वो कैट में अच्छा नहीं कर पाते. तो मैंने जुलाई में देना शुरू किया. अगस्त एंड तक मेरी आदत हो गई थी कि 2-3 घंटे में बैठ सकता हूँ विद फुल फोकस. उसके बाद मुझे ये देखना था कि क्वेश्चन कौन से सिलेक्ट करने हैं, जो कि करने हैं. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शॉर्टकट्स करने चाहिए कि नहीं? या एल्फोरी में शॉर्टकट पढ़ाए जाते हैं? नहीं, एल4ई में शॉर्टकट्स नहीं पढ़ाए जाते, मतलब एल4ई इज एंटी शॉर्टकट. क्योंकि पहले मुझे भी ये लगता था कि शॉर्टकट सीख लो, 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, किसी और क्वेश्चन में आप टाइम बचा लोगे. बट शॉर्टकट, पहली बात तो शॉर्टकट लगाने के लिए आपको पूरा 100% श्योर होना पड़ेगा कि हाँ ये वही क्वेश्चन है, इसमें सब चीजें वही गिवन है और आपको शॉर्टकट लग जाएगा. वरना आप क्वेश्चन गलत कर दोगे, विच यू कांट अफोर्ड इन कैट. क्योंकि कैट ऐसा एग्जाम है 50% मार्क्स पे आपको 99 मिल जाता है. तो अगर आपको सिर्फ 50% क्वेश्चन ही करने हैं तो बेसिक से करो, शॉर्टकट से दूर रहो, बेसिक से करो. और बेसिक से करने के लिए भी इनफ टाइम होता है, ये मैं कह सकता हूँ. दैट इज ट्रू, बिकॉज किसी को लगता है कि शॉर्टकट से करते हैं, जाके प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उसमें लगाना कितनों में आप शॉर्टकट लगा सकते हो. जैसे आप लगेगा शॉर्टकट लगाओगे, सॉल्व करोगे, कोई चीज नहीं होगी और वो नहीं होगा क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट इज कि आपके मॉक्स के अंदर कब से 99% आने लग गए थे?
कि मतलब पहली बारी में आ गया था जुलाई में ही, कि अगस्त में आया, अक्टूबर में आया, नवंबर के एक हफ्ते पहले आया? क्योंकि 99 तो आ रहा है, आपका रिजल्ट तो आ गया, तो कैसे, कब आया मॉक? मॉक्स में 99 तो मेरा कभी भी नहीं आया। द हाईएस्ट आई स्कोर्ड वाज 97 परसेंटाइल, एंड मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता था। पहला मॉक मैंने एक स्टार्टिंग में दे दिया था, उसमें आई गॉट 88 परसेंटाइल। देन मैंने धीरे धीरे देखना शुरू किया कि कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मतलब सबका एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, एक वीक एरिया होता है। तो मैंने क्वांट्स में अपने स्ट्रॉन्ग एरिया वीक एरिया बाइफरकेट कर लिए कि ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है तो ज्योमेट्री को सबसे लास्ट में देखेंगे, और एरिथमेटिक स्ट्रांग है तो पहले एरिथमेटिक के सारे क्वेश्चन कर देंगे। ऐसे कर करके धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, एंड देन उसके बाद फिर मॉक स्कोर बढ़ना शुरू हुआ, तो फिर वो 97 96 पे जाकर पहुंच गया था। मतलब 97 तक लास्ट आया है और 99 आया। अच्छा, ये जो डिफरेंस है कि 99 97 तक आ रहा था, आपको कहीं ना कहीं ये तो लगता होगा कि चलो मैं पेपर दे के आऊँ, 95 97 तो आ ही जाएगी। जब ये पता लगा कि स्कोर, वो जो स्कोर कार्ड आ जाते हैं, मतलब पहले ही आपको पता चला कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो 99 की उम्मीद आई। उस समय क्या फील हुआ, कैसे लगा कि यार ये 99 सच में 99 आ रहा है? मतलब क्योंकि मैं एक बार कैट दे चुका हूँ, मेरे 87 आए थे, तो बहुत मेजोरिटी बच्चा होता है जो 80s की लाइन में होता है। तो पहले बात तो बिलीव ही नहीं होता कि हमारी भी 99 आ सकती है, कि मतलब हम तो 87 88 वाले हैं, हम तो 95 96 पे जाएंगे। पर जब वो आंसर शीट आई, मैंने चेक करना शुरू किया, तो वर्बल में, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वर्बल में ही होती थी। मतलब ऑल दो आई एम नॉन इंजीनियर, बट क्वांट वाज माई स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया। तो मैंने वर्बल चेक करना किया, तो सही सही सही, मतलब मेजोरिटी क्वेश्चन सही हो गए। तो वो मैं वहीं खुश हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि वर्बल की सेक्शनली निकालना वाज द चैलेंज, तो वो तो निकल रही है। उसके बाद फिर एल में गया। एल वॉज समथिंग कि जिसकी मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी, और एल में वही चाहिए, तो उसके उसके लगभग सारे क्वेश्चन ही ठीक हुए, और क्वांट्स की भी एक्यूरेसी 100% थी उसमें। फिर जब मैंने टोटल किया, तो मैंने सर को स्कोर भेजा, मैंने कहा सर इतना 109 आ रहा है। तो सर ने कहा इस पे तो 99 आ जाती है। तो मुझे लगा या तो सर मजाक कर रहे हैं, या तो इस बार सही हो गया सब कुछ, मतलब जितनी स्ट्रैटेजी बनाई थी वो सही बन गई। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, और फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि ये स्ट्रैटेजी सही थी या गलत। तो मेरे केस में वो सही हो गई। दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने बता रहे हो कि आपकी जर्नी के अंदर ऐसा मॉक्स में कभी स्कोर नहीं आया, ठीक है। आपने जब मॉक्स देते थे तो आप कैसे, जब पहली बारी आपने दिया होगा तब तो बहुत ही कम रहा होगा शायद स्कोर, कैसे उस चीज़ को करना चाहिए एक स्टूडेंट को? जैसे कि यार मैं पहली बारी नहीं आया, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो देते हैं पहली बारी नहीं आया, अरे यार मैं अब तब दूंगा जब मैं पूरा पढ़ लूंगा। ये थॉट तो आपके मन में नहीं आया, या फिर आया, और या फिर इसको कैसे टैकल किया? व्हाट वाज दैट थिंग? क्योंकि मतलब मैं इस बार काफ़ी सीरियस था अपने प्रिपरेशन को लेके, तो मैं बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस भी साथ साथ देख रहा था। तो उन्होंने पहली चीज़ तो ये थी कि मॉक्स देना बंद मत करो, क्योंकि मतलब आप हर मॉक में अच्छा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर मॉक अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। किसी में कुछ क्वेश्चन आते हैं, किसी में कुछ आते हैं। तो आप बस मॉक्स में सब मेन फोकस रखो क्वेश्चन सिलेक्शन पे। आप ये मत देखो टोटल स्कोर क्या था, आप बस ये देखो कि आपने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया था वो कितनी देर में किया और कितना परसेंट कर दिया। कभी कभी क्या होता है, हम 80% सॉल्व कर देते हैं, लास्ट के 20% में हम रुक जाते हैं। तो फिर आप उसको एनालाइज कर लो कि 80% हो गया था, उस 20% पे काम करना है, बजाय कि उस क्वेश्चन के जो सिर्फ 20% ही हुआ था और उस पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लगे थे। और एक चीज़ जो मैंने करी कि जब कैट का एडमिट कार्ड आ गया था, तो उसके बाद मैंने जितने भी मॉक्स दिए वो सब अपने टाइम स्लॉट में दिए। क्योंकि मेरा मॉर्निंग स्लॉट था, तो मैं सारे मॉक्स इवनिंग में देता था उससे पहले। फिर उसके बाद मैंने अपना टाइम स्केड्यूल ऐसा बनाया कि मैं उसी स्लॉट में रोज एक मॉक दूंगा, ताकि मेरी बॉडी को भी कैट के एग्जाम तक आदत हो जाए कि उस टाइम फ्रेम में कैसे 100% फोकस पे रहना। दैट्स ग्रेट यार। अच्छा, बाकी सारे एग्जाम्स में क्या क्या स्कोर आया है? कैट के अलावा मैंने ज़्यादा कुछ दिया नहीं। हैंडमेड दिया था, उसमें 243 था, पर उसके लिए मैंने इंटरव्यू के लिए इनरोल नहीं किया था, ये क्योंकि 1000 रुपये बचा गया। इतना कॉन्फिडेंस 99 आने के बाद, इतना कॉन्फिडेंस आता है कि आप एनमेट में कर लो और उसके बाद 1000 रुपये बचा लो। ठीक है। एनमेट के लिए एल4 का क्या कहोगे, मतलब हम कैसे हैं एनमेट के अंदर? एनमैट तो मतलब एनमैट के लिए अगर कोई कोचिंग सेंटर है तो वो एल4 ही है, क्योंकि बाकी सब सब कैट स्पेसिफिक है। एनमैट ही ऐसा है जहाँ पे इतने सारे स्पेशल बैच, मतलब एल4 ही ऐसा है जिसके लिए जिसमें स्पेशल बैचेस बनते हैं एनमैट के लिए। मतलब मेरे जितने भी फेलो फ्रेंड्स बने एल4 में, तो उसमें काफी सारे ऐसे थे जो सिर्फ एनमैट के लिए ही आए थे। तो मुझे लगता था तुम कैट क्यों नहीं कर रहे हो, उन्होंने कहा नहीं हमें एनमैट ही करना है, और हमें पता है एल4 ही एनमैट करवा देगा, क्योंकि एल4 के पास काफी एक्सपीरियंस है। एनमैट मतलब कैट और एनमैट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। एनमैट इज ए स्पीड बेस्ड एग्जाम, उसमें आपको बस फटाफट क्वेश्चन करने होते हैं। कैट में आप
आपको बस ये देखना होता है, मतलब कैट के लेवल का क्वेश्चन ज्यादा होता है, एनमैट का थोड़ा कम होता है, तो उसके लिए बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। आप कैट के टीचर्स से एनमैट का नहीं कर सकते। तो एल4 के पास स्पेशल एनमैट के टीचर्स हैं हमारे, मतलब मैं, क्योंकि मैं एनमैट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, तो एनमैट के लिए अलग, बिल्कुल अलग सेशंस लिए जाते थे, जिसमें बस ये बताया जाता था कि एनमैट में अपना स्कोर कैसे कर सकते ओके। अच्छा, एनमैट के अंदर एक चीज नोटिस करी थी कि जब आपने पहली बार उसका मॉक दिया होगा हमारे प्लेटफॉर्म, तो उसका कुछ लगा कि ये क्या हो रहा है, बैक नहीं जा रहा, ये क्वेश्चन दूसरा दिख नहीं रहा, जंप नहीं हो रही, ऐसा तब क्या लगता है माइंड में? हैं। वो पेपर का मतलब फॉर्मेट ही बिल्कुल अलग है कि आप बैक नहीं जा सकते। कैट में तो होता ही है कि आप मार्क करके आगे बढ़ो, फिर आएंगे इस पर जब बाकी सारे हो जाएंगे। तो उसमें ये होता है कि आपको डिसीजन लेना होता है कि आपको, मतलब पहली बात तो उसमें आपको मार्क करना ही होता है, तो आपको बस डिसीजन ये लेना होता है कि मैं इसमें टाइम स्पेंड करूं या फटाफट मार्क करके आगे बढ़ जाऊं, क्या आगे ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो मुझसे हो सकता है। तो बस आपको ये डिसाइड करना होता है उसमें। और फर्स्ट टाइम तो मुझे ये लग रहा था कि छोड़ने नहीं है, सब इसी में करो, तो मैं पूरा पेपर सॉल्व भी नहीं कर पाया था। बट देन धीरे धीरे उसकी आदत बन गई कि अगर लग रहा है कि मतलब 50% हो जाएगा तो करो, अगर लग रहा है कि 50% भी नहीं होगा, छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि फिर आगे आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो आपसे पूरा हो जाएगा। दैट इज ट्रू। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, एनमेट अगर निकालना है ना, निकालेगा तो वही जो एंड तक पहुंच जाएगा, जिसने आखिरी का क्वेश्चन देख लिया सेक्शन में। अगर आपने आखिरी का क्वेश्चन नहीं देखा ना, शर्त लगा लो आपके 220 पार नहीं होने, क्योंकि वहां पर मैकेनिज्म ही ऐसा बनाया गया है। ऑल राइट। सो एनी टिप, एनी स्ट्रेटजी फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स जो एल फ्री ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि क्या फॉलो करना चाहिए? फर्स्ट थिंग इज बी कंसिस्टेंट। बहुत बार ऐसा होगा कि मन नहीं करेगा पढ़ने का, छोड़ो ना, टायर टू स्कूल ले लेते हैं, 10-15 साल बाद जाके तो अपनी मेहनत पे ही चलना है। बट टॉप बी स्कूल आपको एक प्लेटफॉर्म दे देगा स्टार्ट करने के लिए। और गुरप्रीत सर हैं, आदित्य सर हैं, वो इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, आपको बस उनके एफर्ट से फायदा उठाना है। मतलब वो आपको कंटेंट दे रहे हैं, वो रोज आपके साथ, मैंने रोज 1-2 घंटे आदित्य सर के साथ एल प्रैक्टिस किया है। मतलब कितनी बार तो आदित्य सर को मैं कंपटीशन दे देता था कि सर ये करके दिखाओ, फिर सर थोड़ा सा टाइम लेते थे, पर फिर सर करते थे, फिर सर मेरे लिए एक्स्ट्रा टफ क्वेश्चंस आते थे। उस उन्हीं टफ क्वेश्चंस की वजह से जो कैट में जो सेट आया, वो मुझसे पूरा सही हो गया। और मतलब मेरा हाईएस्ट सेक्शन वाज एलआरडीआई 99.75, जो कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इतना आ जाएगा एलआरडीआई में। बट अगर टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एज अ स्टूडेंट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनसे थोड़ी सी ज़्यादा ही मेहनत करें। तो कंसिस्टेंट रहो, जैसे टीचर्स कह रहे हैं वैसा करो, मॉक्स देते रहो, और 99 लाना इज नॉट अ टफ थिंग। बाकी इतना कहूंगा कि कैट के अंदर इसने एसर को बीट कर दिया था एलआरडीआई में। ही गॉट थोड़े 1 मार्क्स ज्यादा है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? 1 मार्क्स ज्यादा है सर से। दैट इज रियली नाइस, और सर बहुत खुश थे इस बात से कि चलो मेरा स्टूडेंट मुझे ही बीट कर गया। दैट्स रियली नाइस। सो दैट्स इट, दैट्स द जर्नी ऑफ तुषार। आई होप आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा, बहुत सारी सीखने को बहुत सारी चीजें मिली होंगी। सो वीडियो को जरूर से लाइक दबाइए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।